Hello students, now we are going to start 8th lecture on Bohr's model for the structure of atom. Now in the previous lecture we had discussed black body radiation and how Planck arrived at the quantization of electromagnetic radiations. Now the next topic is photoelectric effect, and this effect also comes to the same conclusion. It also establishes the fact that electromagnetic radiation is made up of particles and they are quantized. So first I will explain this effect in my own words, then we will go through the text given in the NCERT. अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि पहले मैं खुद से ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ चीज़ों को, जो भी टॉपिक हमें डिस्कस करना है, और फिर हम NCERT को बिट बाय बिट रीड आउट करके एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, थॉरो अंडरस्टैंडिंग होती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखते हैं। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस टर्म फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो स्टैंड्स फॉर photon, that is the packet of light, and electric stands for electricity, electric current, or you can say electric charge, electricity in general. So photoelectric, this word suggests that light has something to do with electric current. Now what light has to do with electric current, this we are going to discuss. Albert Einstein is credited for establishing the particle nature of light on the basis of photoelectric effect. So now let us see how he discussed and explained all this. फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फेनोमेना को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को हमें समझना होगा। वो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लिया गया, और इवैक्यूएटेड ट्यूब, देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पूरी असेंबली को समझिए। ये है ट्यूब, इस ट्यूब में एक यहाँ पर ग्लास ओपनिंग है, ग्लास मीन्स ट्रांसपेरेंट है, लाइट एंटर कर सकती है यहाँ से। इस ओपनिंग के अलावा और कहीं से भी लाइट एंटर नहीं करेगी इस ट्यूब के अंदर। फिर इस ट्यूब में एक प्लेट है, यहाँ पर प्लेट को के सरफेस को यहाँ पे स्क्वायर प्लेट है, और इस स्क्वायर प्लेट के सामने एक और प्लेट आप बना सकते हैं। ऐसा कुछ था, और अब इस पूरे इस एक जो प्लेट हमने लेफ़्ट साइड में बनाया है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर कि बैटरी का कौन सा टर्मिनल किस एंड से कनेक्ट होगा। तो अभी हम बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे, अभी पहले हम फेनोमेना को समझेंगे, एंड इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन हम कनेक्ट करेंगे। पहले आप बिल्कुल क्रूड फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में इस पूरे फेनोमेना को समझिए। दो प्लेट्स हैं, और दोनों प्लेट्स को एक वायर से कनेक्ट करते हुए, और यहाँ पर बीच में आप एक एमीटर, ए फॉर एमीटर या मिली एमीटर, स्मॉल एम लिख देते हैं मिली एमीटर के लिए। मिली एमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल करंट्स, माइक्रो एमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग इवन
smaller currents, and ammeter is used for measuring current in the range of few amperes. अब इस पूरी असेंबली में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझेंगे हम। किया क्या गया कि ये जो ओपनिंग है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये ग्लास शीट लगी हुई है जहाँ से लाइट एंटर करेगी, और ये मेटल प्लेट है जो हमने आपको बताया स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का मेटल प्लेट। Now when light is allowed to fall through this glass opening, this is the light traveling from the source outside the tube and reaching up to the metal plate through the glass window. अभी जो ये लाइट आ रही है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है कमिंग फ्रॉम सम सोर्स। तो ये जो लाइट आ रही है इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, और यदि फ्रीक्वेंसी है तो हमने पीछे देखा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में प्लैंक ने इस्टेब्लिश किया E इज़ इक्वल टू एच न्यू। इस रिलेशन में न्यू फ्रीक्वेंसी है, हमें पता है न्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन and E is the energy of incident radiation। तो जो भी न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट एंटर की, रेडिएशन एंटर की, उस रेडिएशन के एंटर करने के बाद और मेटल प्लेट पे जब वो इंसिडेंट हुआ तो कुछ ऑब्जर्वेशंस आए। ऑब्जर्वेशंस कैसे आए, कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट का क्या था ये समझिएगा। जब ये न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराई गई तो पहले लोअर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को इंसिडेंट कराया गया, और फिर ग्रेजुअली इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया। यानी कि जो इंसिडेंट रेडिएशन थी वो पहले कुछ लोअर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इंसिडेंट कराया गया मेटल प्लेट से के ऊपर, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी को एक बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी, लार्जर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इंसिडेंट कराया गया। तो ऑब्ज़र्व ये किया गया कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इंसिडेंट कराने पे इस मेटल प्लेट से कोई भी इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। इनफैक्ट नो फेनोमेना टुक प्लेस। लेकिन एक फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते बढ़ाते इंसिडेंट रेडिएशन के एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऐसी मिली जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब इंसिडेंट कराया गया या उससे बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराया गया तो ये जो एमीटर है, मिली एमीटर, इसमें एक रीडिंग ऑब्ज़र्व किया गया। इसका निडल जो है वो डिफ्लेक्ट किया, यानी कि इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर गया। जो वायर्स हैं जो दोनों प्लेट को कनेक्ट कर रहे हैं, इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, तभी इस मिली एमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। तो इसकी जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो आश्चर्य की बात ये थी कि दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं वैक्यूम है, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है ट्यूब के अंदर। तो जब यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं है तो सर्किट कंप्लीट कैसे हुआ, और यहाँ मिली एमीटर में करंट के फ्लो से डिफ्लेक्शन कैसे हुआ? क्योंकि ये तभी संभव है जबकि दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में भी एक कनेक्टिंग पाथ हो, चार्ज का फ्लो बने, तभी ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन था। इस ऑब्जर्वेशन से अब हम समझेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फर्दर। और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो करंट ऑब्ज़र्व किया गया मिली एमीटर में, ये एक सर्टेन हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन से के लिए ही ऑब्ज़र्व किया गया।
उससे लोअर फ्रीक्वेंसीज़ पे कोई करंट ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो इस पूरे ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि जब हम फ्रीक्वेंसी को कॉन्टीन्यूअसली बढ़ा रहे थे, पहले हमने न्यू 1 फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, फिर इससे कुछ बढ़ी हुई न्यू 2 फ्रीक्वेंसी डाली, माना कि कोई करंट नहीं फ़्लो किया, फिर हमने इससे बढ़ी हुई कोई फ्रीक्वेंसी न्यू 3 को, ऐसे करते करते कॉन्टीन्यूअसली जब इंक्रीज़ कराया तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे जाकर करंट ऑब्ज़र्व किया गया। तो ये माना गया कि सबसे पहले ये समझ लें कि लाइट पड़ने से मेटल प्लेट पे हुआ क्या होगा। चूँकि मेटल्स का हमें पता है कि इनके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल जिसको हम बोलते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को यदि सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए तो वो अपने न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके और मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। तो ऐसा ही हो रहा था, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की एनर्जी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जब मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हुई तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था वो एनर्जी लिया और एनर्जी लेके इजेक्ट हुआ। अब जब ये इजेक्ट हुआ तो ये आगे इस प्लेट तक जाएगा कैसे आगे, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई ये अब मैं आपको बताता हूँ इस सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करके। देखिए किया क्या गया कि इस सर्किट डायग्राम में एक बैटरी को ऐड किया गया था, जो मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, अब ज़रूरत है इस बात को समझने की कि जो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हुआ वो सर्किट कंप्लीट कैसे हुआ। यहाँ पर एक बैटरी लगाई गई कुछ इस तरह से, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल जब इस प्लेट से ले आके कनेक्ट किया गया, इसको प्लेट नंबर बी कह लेते हैं, इस प्लेट की नेमिंग ए कर लेते हैं। तो इस प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ वो अब बी प्लेट के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा, क्योंकि बी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गया पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ने की वजह से, और इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगा। आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हैं, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच इस पूरे ट्यूब में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा इस बैटरी को कनेक्ट करते ही, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो फोर्स लगेगा उससे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके पॉजिटिव प्लेट यानी बी प्लेट की तरफ आएगा, और फिर वो वायर से ट्रैवल करते हुए मिली एमीटर से होता हुआ और सर्किट को कंप्लीट करेगा और वो फिर से मेटल प्लेट पे पहुंच जाएगा। तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये चौंकाने वाली बात ये थी कि एक लोअर फ्रीक्वेंसी न्यू 1 की लाइट जब हम डाल रहे थे मेटल प्लेट पे, इंसिडेंट करा रहे थे, तो करंट क्यों नहीं फ़्लो किया। यदि एनर्जी कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया होता ये मेटल प्लेट, तो एक लोअर फ्रीक्वेंसी यानी लोअर एनर्जी की रेडिएशन को भी ओवर अ सब्सटेंशियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यदि हम लोअर फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराते तो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करते 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 समय के साथ मेटल सरफेस का इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता, फिर वो अपना न्यूक्लियर का फोर्स ओवरकम करके एजेक्ट हो जाता। मगर ऐसा हो नहीं रहा था। हो क्या रहा था कि एक सर्टेन हायर फ्रीक्वेंसी पे वो सडनली एजेक्ट हो जा रहा था। उस हायर सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की, जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को डालते ही उस फ्रीक्वेंसी की लाइट का प्लेट पे पड़ते ही करंट फ्लो कर जा रहा था, यानी चार्ज एमिट हो जा रहा था सरफेस से चार्ज एमिट हो जा रहा था, सॉरी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। अभी करंट फ्लो कराने के लिए तो ये बैटरी का रोल है, चार्ज जस्ट एमिट हो जा रहा था, मेटल सरफेस से बाहर आ जा रहा था। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी पे यदि लाइट इंसिडेंट कराई जा रही थी
तो वो चाहे कितनी भी देर तक ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप इंसिडेंट क्यों ना कराएं, कोई इजेक्शन नहीं इलेक्ट्रॉन का हुआ। तो इससे ये पता चला, इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि यदि लाइट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही होती तो लोअर एनर्जी की लाइट, जैसे कि इसको ऐसे समझें हम कि यदि इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट होने के लिए 10 जूल की एनर्जी चाहिए और जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराई जा रही है उसके एक फोटॉन की एनर्जी 1 जूल है, तो 10 फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता तो 10 जूल हो जाता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और वो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट कर जाता। मगर ऐसा नहीं हो रहा था। जैसे ही हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराए जिसकी एनर्जी, जिसके एक फोटॉन की एनर्जी 10 जूल है, तो उसे एब्जॉर्ब करते ही इलेक्ट्रॉन 10 जूल एनर्जी लेके और एजेक्ट हो जा रहा था, जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी उसको एजेक्ट होने के लिए। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था ये स्ट्राइकिंग था कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रही है, और जैसे ही हमने सफिशिएंट एनर्जी का एक ही पैकेट दिया, एक ही फोटॉन दिया, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्बसन की बात यहाँ पे रूल आउट हो रही थी और टुकड़ों में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, इकट्ठा 10 जूल का एक टुकड़ा वो एब्जॉर्ब करेगा, उसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में वो नहीं करेगा। अब मान लीजिए कि जो एनर्जी हमने, जो फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने इंसिडेंट कराई उसकी एनर्जी 10 जूल से भी ज़्यादा है, 20 जूल है मान लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन को तो सरफेस से बाहर आने के लिए 10 जूल की ही ज़रूरत है। तो अब जब 20 जूल की एनर्जी वो पा जाएगा तो बाहर आने के लिए उसे 10 जूल चाहिए, एब्जॉर्ब किया और वो मेटल सरफेस के बाहर आ गया, प्लस जो 10 जूल बच गया अभी इसके पास, ये 10 जूल, क्योंकि वो एब्जॉर्ब जब भी करेगा ये पूरा 20 जूल एक बार में करेगा, 10 जूल से कम वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था, चाहे कितनी भी देर तक लाइट डाली जाए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो भी न्यू नॉट से हम इसको डिनोट करते हैं थ्रेशोल्ड को, इससे कम फ्रीक्वेंसी को वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा था, जो भी लाइट आ रही थी वो फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही थी। और जैसे ही 10 जूल या उससे ज़्यादा, यानी वह फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, उसको वो एक बार में एब्जॉर्ब कर रहा था। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी न्यू जो है वो ग्रेटर देन न्यू नॉट है, तो अब जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, एच न्यू नॉट करे, एच न्यू करेगा, ई इज़ इक्वल टू एच न्यू। और एनर्जी हमें कितनी चाहिए थी एजेक्ट कराने के इलेक्ट्रॉन, ई नॉट इज़ इक्वल टू एच न्यू नॉट चाहिए थी। तो इतनी एनर्जी तो कंज्यूम हो गई, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ 10 जूल इजेक्ट होने के लिए, एब्जॉर्ब उसने पूरा किया एक बार में 20 जूल, इतनी 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, इजेक्ट होने के लिए यूज़ हो गई, और बाकी की 10 जूल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के अंदर दिखाई देगी। यानी अब वो मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा, इट विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 जूल। इसी बात को फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में आइंस्टीन साहब ने बताया, कहा कि यदि एच न्यू एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, एच न्यू, तो दिस विल बी इक्वल टू एच न्यू नॉट, द थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एजेक्शन, प्लस द काइनेटिक एनर्जी के ई एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड आउट ऑफ द मेटल सरफेस। इसी इक्वेशन को फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा गया। काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ mv² भी लिख सकते हैं। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ me mass of electron into v². v is the velocity acquired by the electron after being ejected from the metal surface. So this above equation is called as photoelectric equation. अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो जान लेना ज़रूरी है।
एच न्यू नॉट को फाई से डिनोट करते हैं और इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी means the minimum energy required for the ejection of electron from the surface of a given metal। हर मेटल के सरफेस के लिए इसकी वैल्यू डिफ़र करेगी और इसको वर्क फंक्शन भी कहते हैं। वर्क फंक्शन, इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन भी कहते हैं। ये टर्म्स से आप फेमिलियर हों। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और इसमें जो बात इस्टेब्लिश हो रही थी वो यही कि एनर्जी का कॉन्टीन्यूअस एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन टुकड़ों में हो रहा है। ये बात मैंने शुरू में भी बताई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो डुअल कैरेक्टर है वो यही है कि जब तक वो एनर्जी ट्रैवल कर रही है तब तक वो वेव की तरह बिहेव करती है, लेकिन जैसे ही वो किसी मेटल सरफेस से टकराती है तो उसका एब्जॉर्प्शन अब कॉन्टीन्यूअस वेव फॉर्म में नहीं होता है बल्कि टुकड़ों में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। वो सबसे छोटा टुकड़ा जो एक बार में एब्जॉर्ब किया जा सकता है उसको फोटॉन कहा गया। आइंस्टीन साहब ने फोटॉन कहा, मैक्स प्लैंक ने उसे क्वांटम कहा, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो ये जो फोटॉन एब्जॉर्ब होने के बाद इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होता है यहाँ से, उस इलेक्ट्रॉन का जब मोशन होगा तो ये सर्किट कंप्लीट होगा और एक करंट का फ्लो होगा। इस करंट को फोटो करंट कहा गया। तो ये टर्म भी बहुत क्लियरली आप समझ लें। और जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से एजेक्ट हुआ उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया। सो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है? द इलेक्ट्रॉन ejected out of the metal surface due to absorption of photon of incident radiation। ये फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ना फोटो करंट क्या होगा? फोटो करंट इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is called as photo current। अब देखिए यहाँ पे कुछ ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बात ये है, अभी तक हम लोगों ने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि अब लाइट जो मेटल सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है वो टुकड़ों में हो रहा है। ये अभी तक की कंक्लूडिंग नोट है अभी तक का। अब आगे जो समझने वाली बात है वो ये कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है, मेटल प्लेट पे जो रेडिएशन इंसिडेंट कराई जा रही है उसकी इंटेंसिटी का इस फोटो करंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। यानी कि इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए तो फोटो करंट में क्या चेंज आएगा, घटाया जाए तो फोटो करंट में क्या चेंज आएगा। तो इस बात को हम बहुत सिंपलिस्टिक वे में समझ सकते हैं। आप देखिए कि यदि इस मेटल सरफेस ए पे जो लाइट रेडिएशंस आ रही हैं वो इंटेंसिटी टर्म को फिर से रिकॉल कर लें आप। इंटेंसिटी इज़ द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी इस मेटल सरफेस का जो भी टोटल सरफेस एरिया है, इस मेटल सरफेस ए की बात हो रही है,
उसको हम अलग से एक फिगर बना के समझ लेते हैं। यहाँ मानिए कि ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे यदि 1 सेकेंड में 10 फोटॉन्स आके इंसिडेंट होते हैं, 10 नंबर ऑफ फोटॉन्स लेट्स से, तो कुछ इंटेंसिटी होगी, I1 मान लेते हैं उस इंटेंसिटी को, I फॉर इंटेंसिटी I1। अब यदि हम 1 सेकेंड में 10 की बजाय 20 फोटॉन्स को इंसिडेंट कराते हैं मेटल सरफेस पे, तो अब इंटेंसिटी I2 हो जाएगी, जो कि ट्वाइस ऑफ I1 होगी, ऑब्वियसली डबल कर दिया हमने, 10 से 20 फोटॉन्स पर सेकेंड, इंटेंसिटी डबल हो गई। तो अब आप ये समझें कि 1 सेकेंड में 10 फोटॉन यदि आ रहे थे और 1 फोटॉन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन ही एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो पैकेट के फॉर्म में करता है, तो 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एजेक्ट हो जाएंगे। तो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज Q अपॉन टाइम, यही करंट होता है। तो किसी t टाइम में यदि 10 इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हुए तो कोई करंट I1 मान लें, तो अगर उसी टाइम t में यानी 1 सेकेंड में अगर 20 इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होंगे, जब इंटेंसिटी को हमने डबल कर दिया, तो करंट भी डबल हो जाएगा, I2 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ I1 हो जाएगा, तो फोटो करंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ से ये बहुत क्लियर रिलेशन निकल के आता है कि इंसिडेंट रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, rather instead of this we should say current is directly proportional to intensity, क्योंकि हम करंट I जो है इट इज़ फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। मोर इज द इंटेंसिटी, मोर विल बी द फोटो करंट। लेकिन इस पूरे डिस्कशन में करंट और इंटेंसिटी का जो हम रिलेशन देख रहे हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी इंसिडेंस रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हुई तो आप 10 फोटॉन इंसिडेंट कराएं या 20 फोटॉन इंसिडेंट कराएं पर यूनिट टाइम, एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो I इज़ डायरेक्टली, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, प्रोवाइडेड, यहाँ पे हमें बोलना होगा प्रोवाइडेड nu is greater than nu naught, means the frequency of incident radiation should be greater than the threshold frequency for the chosen metal surface। तो आई थिंक ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इंटेंसिटी का फोटो करंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है। अब इस डिस्कशन के बाद हम NCERT की यदि रीडिंग करेंगे तो हमें मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईजीली। ये काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप अगले वीडियो को देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ द टेक्स्ट ऑफ NCERT ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू।